सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कल्पना झोड़ है। इससे पहले आपने दो इंटरव्यू इनके देखे होंगे जब बणी में जो प्रकरण चल रहा था, और चूंकि हाल ही में कल्पना झोड़ ने जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम इनसे चर्चा करते हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, अपना समय देने के लिए। जी, आपने जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया और पहला सवाल मेरा यही कि क्या उद्देश्य आपका रहा जननायक जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया? हालांकि जो प्रकरण हुआ उस पर आपने आपके एक दो इंटरव्यू किए, लेकिन अब काफ़ी जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि आपने जननायक जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि पिछले दिनों जब परिवर्तन यात्रा सिरसा में आई तो नैना झोड़ ने इनेलो को ज्वाइन किया और आपने जेजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि अभी विरोधाभास की स्थिति वैसे ही बनी हुई है? क्या कुछ कहेंगे? नहीं प्रमोद जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि विरोध में आके ज्वाइनिंग की है, क्योंकि जेजेपी को ज्वाइन करने के मेरे बहुत सारे मोटिव हैं। कुछ मैं आपको क्लियर करती हूँ उसमें से। पहली बात तो जेजेपी हरियाणा में एक अकेली ऐसी पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है या इनेलो है, जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, उनमें से जेजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास एक अलग से महिला संघ है जिसकी अध्यक्षता नैना जी करती हैं। तो उसमें एक बहुत ही महिला के लिए काम करना जो होता है वो कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप पुरुषों के साथ एक महिला होने के तौर पे कंफर्टेबली नहीं कह पाती। तो उसके लिए हमें नैना जी की अध्यक्षता में बहुत ही कंफर्टेबल फील आता है। और दूसरा, दुष्यंत जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत काम किया है। कह सकती हूँ कि जज्बा नहीं, जज्बा है एक, औरतों को आगे लाने का, समाज को आगे बढ़ाने का। एक समय होता था प्रमोद जी जब हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। उसकी वजह शायद ये थी कि चिड़िया को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए। तो पुरुष पंख तो था चिड़िया के पास, पर महिला पंख उस समय नहीं था। तो मुझे लगता है कि दुष्यंत जी एक शुरुआत कर रहे हैं महिलाओं का वो दूसरा पंख चिड़िया को देने की। तो प्रदेश को सोने की चिड़िया बनाया जाएगा, फिर देश को सोने की चिड़िया बनाया जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला मोटिव तो यही था कि उनको ज्वाइन करने का, कि महिलाओं को, जैसे आपको पता ही है, 50% आरक्षण जो नैना जी के कहने पे दुष्यंत जी ने हम महिलाओं को दिया है, या 33% कोटा डिपो होल्डर्स में दिया है। तो उसके लिए एक महिला होने के तौर पे तो मुझे जेजेपी ज्वाइन करनी ही थी। और दूसरा, एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दूंगी मैं आपको कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण जी के पास कौरव गए थे कि हमारा युद्ध है पांडवों से, तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने अस्त्र दिए, शस्त्र दिए और दिया सब कुछ, और कहा कि जाओ युद्ध लड़ो। फिर पांडव श्री कृष्ण जी के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा युद्ध है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा था कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं तो सब अस्त्र शस्त्र दे चुका हूँ। तो तब उन्होंने कहा था कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो समय अच्छा है, बुरा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह मायने नहीं रखता, पर आपका नेता कौन है, आपको मार्गदर्शन कौन दे रहा है, तो वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने श्री कृष्ण को अपना नेता चुना है। तो लेकिन जो है जननायक जनता पार्टी है उस पर तो ये जो है पूरे हरियाणा भर में ये उनके कार्यकर्ता और जो पुराने जो उनको वोट दिए थे वो भी ये कहते हैं, दूसरी पार्टी वाले भी कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। चूँकि 2019 में ऐसा हुआ, अब तो पहली बार जिस तरह से जाएंगे लोगों के बीच में, तो आपको नहीं लगता कि विरोध होगा, या ऐसा उन्होंने क्यों किया कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांग करके और बीजेपी के साथ ही चल पड़े? जो दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि जो जमुना पार की बात करते थे वो दोनों यार बन गए। इस बात पे तो मैं प्रमोद जी यही कहना चाहूँगी कि ये उनकी आप मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता ने नई पार्टी थी, इतना मत उन्हें नहीं मिला कि वो अकेली सरकार बना पाएँ। तो अगर वो ऐसा करते तो फिर उन्हें गठबंधन में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो कुछ उनकी मजबूरियां थी, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि अकेले रह जाते और सरकार के साथ गठबंधन नहीं करते
तो उसमें जो कार्यकर्ता उनके साथ इतने समय से जुड़ के मेहनत कर रहे थे, उनकी उम्मीदों को वो पूरा ना कर पाते, उनके कार्य ना कर पाते, क्योंकि कार्य तो वो सरकार में रह के ही कर सकते थे। तो वही है कि हम कह सकते हैं कि इस पे मैं आपको एक बात कहूँगी, मुझे याद आई है कि हमारे सामने हमारे एक नॉन रहते थे, तो जो हस्बैंड वाइफ थे उनमें आपस में तनाव रहता था, हस्बैंड पीट देता था, शाम को वाइफ को उनके घर में लड़ाई होती थी। उसके बाद में सुबह महिला उठती थी, कार्य करती थी, बच्चों को तैयार करती थी, पति का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी, तो वो सारा कार्य करती थी। एक दिन मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें इतना तकलीफ़ देता है तो तुम इसका साथ क्यों नहीं छोड़ देते? तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेरे पति को नहीं छोड़ सकती। तो आप इसको इस उदाहरण में भी लग सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, या ये कहिए कि इस बात पे उनके विपक्षी नेता भाई जो हैं उन्होंने भी एक व्यंग किया था कि ये तो खट्टर की लुगाई है। तो मैं कहूँगी कि एक ही बात कहना चाहूँगी कि लुगाई किसी से कमतर नहीं है, लुगाई कोई तंज नहीं है, कोई व्यंग नहीं है, कोई हास्य का पात्र नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि वो माफ़ी का पात्र ज़रूर हैं। तो ये कहना कि ये एक खट्टर की लुगाई है बहुत ही निंदनीय भी है, क्योंकि महिला किसी से कमतर नहीं है। एक महिला बहुत समझौते करती है अपना घर चलाने के लिए। अगर दुष्यंत जी को एक महिला का किरदार दिया गया तो मुझे लगता है कि उनकी छवि तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक महिला ही होती है जो समझौता करती है अपना घर चलाने के लिए। तो दुष्यंत जी तो मुझे लगता है कि एक महिला का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझौता करके अपने कार्यकर्ताओं को और जनता की उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। तो अभी चूँकि लोकसभा की रैलियां चल रही है, भिवानी में थी और हिसार में भी थी, फरीदाबाद में भी हुई, और एक रैली में आप भी जो है उसमें मैं देख रहा था कि लाइव में आपका भी जो है नैना चौटाला के साथ आप बैठी थी। हाँ जी, हाँ जी। अब सीकर में भी रैली की जा रही है और विपक्षी ये कह रहे हैं कि इनको हरियाणा में तो कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। इसमें तो मैं कहूँगी कि जो ये कह रहे हैं कि उनको हरियाणा में कुछ मिला नहीं इसलिए सीकर में रैली कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि शायद उन्हें अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे विश्लेषण की ज़रूरत है, क्योंकि कभी तो वो कहते हैं कि हरियाणा में इन्हें कुछ मिला नहीं इसलिए सीकर भाग रहे हैं, और कभी वो बयान देते हैं कि दिग्विजय जी या दुष्यंत जी जो भी वहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं उन पे सारे लोग उन्होंने हरियाणा के बिठा रखे हैं। तो अगर वहाँ पर सीकर में हरियाणा के लोग इतनी तादाद में उनका साथ देने जा रहे हैं तो इसका मतलब तो हरियाणा के लोग उनसे बहुत खुश हैं और उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, और उनका मानना है कि हरियाणा में दुष्यंत जी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद हमें राजस्थान में भी उनकी सरकार लानी है। तो उनके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हरियाणा के साथ साथ हरियाणा के लोग राजस्थान में भी रैली के लिए उनका समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई उनका है नहीं, और कभी वो कहते हैं कि यहाँ के लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें अपनी स्टेटमेंट्स में खुद क्लियर होने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि सीकर में जो हो रही है रैली कुछ कामयाबी दिखा पाएगी? राजस्थान में चुनाव है, चूँकि कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं, उसमें कुछ जादू चला पाएगी? जादू तो मुझे लगता है कि चला पाई है, अभी तक शुरुआत हो चुकी है। बस 25 तारीख को तो ये देखना है कि वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। बाकी हमारी तो हर महीने 2 रैलियाँ होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं बहुत। आपने देखा ही होगा दादरी में जो हमारी लोकसभा की रैली थी कि उसमें कितना हमें जन समर्थन मिला है, महिलाएं कितनी बढ़ के आगे आई हैं। एक महिला के तौर पे जो मैं मंच पे बैठी थी और मैं देख रही थी कि वहाँ पे चारों तरफ महिलाएं हमारा साथ देने इतनी आई हैं, जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। नैना जी ने जो उनके लिए किया, दुष्यंत जी ने जो उनके लिए किया, महिलाओं की इतनी भारी तादाद वहाँ पर आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि एक हरी चुनरी चौपाल हम करते हैं जो हर महीने हमारी होती है, उसके बाद में जो लोकसभा की रैली होती है, मुझे लगता है कि ये रैली जो हम महीने में कर देते हैं, इतनी भीड़ अगर कैथल में जुड़ जाए तो अच्छा है। और बाकी जो हमारी सीकर की रैली होगी वो आप देख ही लीजिएगा कि कितनी भारी भीड़ होती है वहाँ पर। भविष्य में कोई आपका चुनाव लड़ने का प्लान है? जो जेजेपी में आप गए कि रानिया से चुनाव लड़ सकते हैं?
नहीं, अभी ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि रानिया से मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे इनकी पार्टी बहुत पसंद आई थी, मुझे इन्होंने मान सम्मान दिया है, तो मैं तो पूरे 100% अपना इनको बस अपना कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। जहाँ इनकी अध्यक्षता में मुझे काम करने को मिलेगा, मैं बढ़ चढ़ के काम करूँगी। तो आप जो जेजेपी में आप गए, या पहले से कोई संपर्क थे या कोई किस तरह से, या आपके जो इंटरव्यू जो वायरल हुए उसको देख करके कहीं जो है पार्टी के लोगों ने आपको अप्रोच किया, इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी कि पार्टी के लोगों ने मुझे कुछ अप्रोच किया या कुछ और है, पर हो सकता है कि मेरे इंटरव्यूज़ तो वायरल हुए ही थे। तो महिला को आगे लाने का काम तो जेजेपी पार्टी हमेशा से करती है। तो मुझे भी लोगों ने बहुत कहा था कि आप बोलने में अच्छा हैं, आपकी बातों में कमांड अच्छी है, या आपने जो विचार रखे बहुत बहुत अच्छे थे। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में कि हाँ मुझे कुछ करना है, बट कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो जब मुझे जजपा में ज्वाइन होने का मौका मिला तो मैंने अपना 100% देके जजपा ज्वाइन किया। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कल्पना झोड़। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। तमाम सवालों से हमने जो है इनसे आपको रूबरू करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।